Hello students, today we will discuss about the evolution of slavery in our chapter number 1, French Revolution. Slave trade mean to say दासों का व्यापार. दासों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि फ्रांस के कुछ उपनिवेश थे, कुछ कॉलोनीज उसने सेटअप की थी, जैसे मार्टिनिक, गॉर्डलोप और सेंट डोमिंगो. इन सभी के नाम आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं. इनमें वर्क करने के लिए टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, इन सबको ग्रो करने के लिए दासों की आवश्यकता थी. फ्रेंच लोग वहाँ पर जाकर ऐसे बागानों में काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए दासों की आवश्यकता पड़ी. तो दासों को अफ्रीका से यूरोप तथा अमेरिका में दास ले जाकर इनसे प्लांटेशन वर्क करवाया जाता था और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिगो, शुगर और तंबाकू की बढ़ती हुई मांग को कंप्लीट किया जाता था. स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी. द फ्रेंच merchants sailed from the port of Bordeaux and Nantes to the African coast to buy slave from the local chiefs. जो फ्रांस में जो मर्चेंट्स स्लेव ट्रेड में एंगेज थे वो बॉर्डेक्स और नांतेस, ये दोनों ही फ्रांसीसी बंदरगाह हैं, यहाँ से अपने जहाज़ों को लेकर अफ्रीकन कोस्ट में जाते थे और वहाँ के जो लोकल चीफ्स होते थे उनसे दासों को खरीद कर लाते थे. दासों को उन पर हथकड़ियाँ डालकर उनको उन करेबियाई देशों में जो कि फ्रेंच कॉलोनीज थी उनमें बागानों में काम करने के लिए वहाँ पर 3 मंथ की सी वॉयजेस, जब समुद्री यात्रा के बाद उनको करेबियाई देश पहुंचाया जाता था और वो वहाँ के बागान मालिकों को बेच दिए जाते थे. तो इस तरीके से स्लेव ट्रेड से बोर्डेक्स और नांतेस प्रसिद्ध बंदरगाह बन गए थे, प्रसिद्ध शहर भी बन गए थे फ्रांस के. और फ्रांस शुगर और तंबाकू और इंडिगो इन सब की इंटरनेशनल मांग को पूरा करने में भी सफल हुआ था. अगर हम दासों की कंडीशन की बात करें तो द कंडीशन ऑफ स्लेव वॉज वेरी पैथेटिक, वेरी माइजरेबल. बहुत दयनीय उनकी स्थिति थी. उनको बेड़ियों से बांध के रखा जाता था. उनके शरीर पर मोहर लगाई जाती थी ताकि वो कोई और उनको अपने अंडर में ना कर ले. थ्रू आउट द 18th सेंचुरी नो वन इवन थॉट अबाउट देयर माइजरेबल कंडीशन and there were a little criticism of slavery in France. 18वीं शताब्दी तक किसी ने भी उनकी माइजरेबल कंडीशन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की, कोई भी अच्छा एक पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया. थोड़ा बहुत जो क्रिटिसिज्म था वो फ्रांस में था, लेकिन बाकी और देशों में स्लेवरी ज्यों की त्यों चलती रही. The National Assembly held long debate out whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. National Assembly ने ये मुद्दा रखा था लंबी बहस के बाद कि जब राइट्स दिए जा रहे हैं मैन को फ्रेंच पर्सन को, फ्रेंच सिटीजन्स को, तो उनको भी दिए जाने चाहिए जो कि कॉलोनीज में हैं, जो कि फ्रेंच कॉलोनीज में, फ्रांसीसी उपनिवेशों में जो हैं, उनको भी ये राइट्स दिए जाने चाहिए. बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज बिकॉज इट फियर्ड द अपोजिशन ऑफ बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड. लेकिन नेशनल असेंबली इस डर से कोई कानून पास नहीं कर पाई. उनको डर था कि बिजनेसमैन जो है वो इस चीज़ को अपोज ना करें, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो स्लेवरी पर ही डिपेंड थी. इट वॉज फाइनली द convention which in 1794 legislated to free all the slaves in the French overseas possessions. और जब 1794 में जब कन्वेंशन रूल आया तो उन्होंने
अपनी व्यवस्थापिका में एक कानून पास किया कि जितने भी फ्रेंच उपनिवेश हैं उनमें जितने भी दास हैं उनको फ्री कर दिया जाए। लेकिन ये कुछ ही समय तक के लिए था। आफ्टर 10 years नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, उसने दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को, और फिर से एक बार जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो स्लेव ट्रेड के थ्रू मजबूत और शक्तिशाली होते चले गए और अच्छा धन लाभ करते चले गए। एंड फाइनली इट वाज ओनली इन 1848 that this evil system finally came to an end in the French colonies. 1848 में जब ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के साथ मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी हुआ, तभी इस दास प्रथा को, स्लेवरी को फ्रांसीसी उपनिवेशों से इसका अंत किया जा सका। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप की। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो एक अच्छा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आया, वो वन इम्पॉर्टेंट लॉ, एक ऐसा लॉ पास हुआ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल इन 1789 वाज द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। ये था मीडिया को स्वतंत्र कर देना। एंड द पॉजिटिव चेंज विच केम इन फ्रांस विद इन द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप आर एज फॉलोज। कौन कौन से चेंज आए एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप से फ्रांस में? विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल राइट। जब नागरिकों को अधिकार दिए गए और उनके अधिकारों का घोषणा पत्र जारी हुआ, नागरिकों के अधिकारों का, तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार की स्वतंत्रता भी दी गई। और इसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा करती थी। तो न्यूज़पेपर्स के जरिए और मैगजीन्स के जरिए लोग अपनी बात को कह सकते थे। न्यूज़पेपर, पम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded in towns of France from where they traveled into the countryside. जब सेंसरशिप हटा दी गई तो अब इन प्रिंटिंग मटेरियल का गांवों तक पहुंचना सुलभ हो गया। न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट, बुक्स वगैरह कंट्री साइड तक पहुंचने लगी और लोग इनको पढ़ने लगे और अवेयर होने लगे। Freedom of press also mean that opposing views, events could be expressed. Now, printing is free and when it became free, then किसी भी घटना को लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर अपने विचार डिस्कस कर सकते थे। and each side sought to convince the other of its position through the medium of print. और प्रिंट मीडिया के द्वारा लोग अपनी बात को कहना और किसी भी मुद्दे पर अपने विचार को रखना और दूसरे को तक अपने विचारों को पहुंचाना उनके लिए बहुत ही आसान हो गया, सरल हो गया। प्लेज, सॉन्ग एंड फेस्टिव पोजेशंस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और इसके लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और मैसेज देने के लिए और दूसरे को अपनी बात कन्वे करने के लिए लोगों ने प्लेज का, सॉन्ग्स का, फेस्टिव प्रोसेशंस का सहारा लिया। और लोगों में इसकी एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप के बाद विचारों की एक नई श्रृंखला उनके दिमाग में आई और वो डिबेट और डिस्कशन करने लगे, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने लगे और ज़्यादा सजग रहने लगे।